नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है जहां पर हम तीसरे चरण के दिग्गजों की बात करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान का दौर शुरू हो चुका है। अलग अलग चरणों की अपनी अपनी चुनौतियां भी हैं और उससे पार पाने की तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। इस बार के वोटिंग ट्रेंड ने राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लिहाजा अब राजनीतिक दलों के लिए अपने उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने के साथ ही वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने की टेंशन भी है। इसी के मद्देनजर पहले चरण के मतदान के बाद पार्टियों ने अब अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक लाने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। दूसरे चरण का प्रचार थमने के बाद अब सभी पार्टियां फोकस कर रही हैं तीसरे फेज पर। पहले और दूसरे फेज के बाद तीसरे फेज में भी कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं और इसको लेकर तमाम पार्टियां सतर्क हैं। इन सीटों पर खास ध्यान देने की रणनीति अपनाई जा रही है ताकि किसी भी सूरत में पार्टी की ये सीटें हाथ से खिसकने न पाए। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में हाई प्रोफाइल सीटों को लेकर रणनीतिक मंथन जारी है। अगले चरण में दाखिल हो रहे चुनाव प्रचार में पार्टियों का फोकस किन सीटों पर रहने वाला है, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, थर्ड फेज के दिग्गज। दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा। मैदान में दिग्गज, वंशज, बाकी। तीसरे चरण की आई बारी। कहां कौन कितना प्रभावी। मध्य प्रदेश पर सबकी नजर। तीसरे चरण के 3 दिग्गज। दिग्विजय सिंधिया और शिवराज। महाराष्ट्र में भी मचेगा घमासान। हैट्रिक मुश्किल या आसान। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। हर फेज के बाद अगले फेज की चुनौतियों से निपटने की तैयारी और फिर जीत की रणनीति पर अमल की जोर आजमाइश जारी है। राजनीतिक दलों का हर एक फेज को लेकर जीत का अपना अपना एक अंदाजा है और उसी के हिसाब से पार्टियों ने अपनी रणनीति भी बनाई है। तीसरे फेज का चुनाव इस लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। 12 राज्यों की 95 सीटों पर चुनाव होने वाला है और इसमें से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। चुनावी मैदान में कहीं पर पार्टी के दिग्गजों की साख दांव पर लगी है तो वंशजों के बीच भिड़ंत होने वाली है। हालांकि दिग्गजों को मैदान में उतारने की पार्टियों की अपनी रणनीति होती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि पार्टी उस सीट को लेकर निश्चिंत हो जाती हो, बल्कि वो सीट पार्टी के लिए और ज्यादा अहम बन जाती है, प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन जाती है। तीसरे चरण का चुनाव। लोकसभा चुनाव का हर चरण बेहद ही अहम है। एक एक सीट पर जीत को यकीनी बनाने के लिए तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लेकिन हर चरण में कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर उम्मीदवारों के साथ ही पार्टियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ रहा है और इसमें अलग अलग पार्टियों के दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। सबकी निगाहें मध्य प्रदेश पर टिकी हैं, जहां से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी ताल ठोक रहे हैं।
और विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए बीजेपी 24 के चुनाव में 100% सीट जीतने के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में तीसरे फेज का चुनाव भी दिलचस्प होने वाला है, वो इस लिहाज से कि यहाँ वंशजों के बीच चुनावी जंग में खुद को अव्वल साबित करने की चुनौती बनी हुई है। 24 के चुनाव एक तरफ बीजेपी बड़े लक्ष्य के साथ लड़ रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए, खुद को फिर से खड़ा करने के लिए लड़ रही है। लेकिन इस बार मतदाताओं का उत्साह फीका नजर आ रहा है। पहले चरण के चुनाव में पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इसके बावजूद वोटिंग ट्रेंड बढ़ने के बजाय घट गया। पिछले चुनाव में जिस तरह से वोटिंग में इजाफा दर्ज होता रहा है उसको देखते हुए इस बार 70% वोटिंग की स्वाभाविक तौर पर उम्मीद की जा रही थी, मगर इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले वोट प्रतिशत में भारी गिरावट दर्ज हुई है। जिन राज्यों में वोटिंग प्रतिशत हुआ है उसमें मध्य प्रदेश कम रहा है, वहां पर मध्य प्रदेश भी शामिल है। लिहाजा पार्टियां अपने उम्मीदवारों की जीत को पुख्ता बनाने के लिए वोट प्रतिशत बढ़ाने की कोशिशों में भी जुटी हुई हैं। मध्य प्रदेश में वोटिंग ट्रेंड। चौबीस के चुनाव में वोटिंग ट्रेंड को लेकर तमाम पार्टियों के दिग्गज परेशान हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों को छोड़ दें तो उत्तर से लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों में उम्मीद से कम मतदान हुआ है। मतदाताओं के फीके उत्साह ने चुनावी उत्सव को ठंडा कर दिया है। यूपी और बिहार में बम्पर वोटिंग की उम्मीद की जा रही थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी मत प्रतिशत बढ़ने की गुंजाइश थी, मगर पहले चरण की 6 सीटों पर 63% के करीबी मतदान हुआ। ये पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले बेहद कम है। 2019 के चुनाव में इन सीटों पर 67% मतदान हुआ था और इस बार इसके 70% को पार करने की उम्मीद की जा रही थी। राज्य की सभी 6 लोकसभा सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले बेहद कम मतदान हुआ है। वोटिंग ट्रेंड में दर्ज हो रही कमी से राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग भी टेंशन में है। दरअसल इस बार चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई लेवल पर प्रयास किए गए, लेकिन मतदान में ये असर नहीं दिखाई दे रहा है। चुनाव में एक एक सीट को लेकर मंथन किया जा रहा है। कहां पर कौन सी सीट पर जीत पक्की है इसका पूरा हिसाब किताब लगाया गया है। उम्मीदवारों का चयन भी उसी हिसाब को केंद्र में रखकर किया गया है। सीट के हिसाब से हर एक सीट की अपनी अहमियत है, लेकिन हाई प्रोफाइल सीटों पर पार्टी की साख भी दांव पर लगी होती है। जिन 12 राज्यों में तीसरे फेज का चुनाव होने वाला है उसमें हाई प्रोफाइल सीटों के मामले में मध्य प्रदेश सबसे अहम है। मध्य प्रदेश में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा एक केंद्रीय मंत्री भी चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने तो सालों से राजनीतिक वनवास झेल रहे दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर राजगढ़ की चुनावी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। और ये बाकी के उम्मीदवारों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला उनके लिए रहने वाला है, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री रहे हैं और अब वो लोकसभा के चुनाव को लड़ रहे हैं। हालांकि इसका अनुभव उन्हें पहले रह चुका है। तो इन तमाम उम्मीदवारों की अगर बात करें तो लोकसभा क्षेत्र में सभी अपना अपना प्रभाव रखते हैं। अब दिग्विजय सिंह की बात करें तो भोपाल से पिछली बार लड़े थे, बुरी तरह से हार गए थे। इस बार जो है उनके खिलाफ जो प्रत्याशी हैं वो भी अपनी ताकत रखते हैं, तो सभी का अपना अपना प्रभाव है। इसके बावजूद इन सीटों को लेकर पार्टियां पूरी तरह से सतर्क हैं और किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही हैं। इसके लिए योजना बना रही हैं और उस पर अमल कर रही हैं। तीसरे चरण के 3 दिग्गज। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव बेहद ही अहम है। तीसरे चरण में एक तरफ बीजेपी के 2 दिग्गजों में से एक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के चुनाव मैदान में होने से मुकाबला बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। लिहाजा दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की इन 3 सीटों पर पार्टियों के साथ ही लोगों की भी नजर टिकी है। राजगढ़ में कांटे की टक्कर। राजगढ़ मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बन गया है। यहाँ से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दिग्विजय सिंह 33 साल बाद चुनाव मैदान में है और इस सीट पर उनका दबदबा भी रहा है। उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है। यहाँ के चुनावी हालात को देखते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। बीजेपी अब यहाँ पीएम मोदी की लोकप्रियता, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और राम मंदिर जैसे मुद्दों को आगे कर रही है। दिग्विजय सिंह अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पदयात्रा के बाद घर घर संपर्क कर रहे हैं, भावुक अंदाज में भी नजर आते हैं। वहीं बीजेपी भी इस सीट को किसी हाल में खोना नहीं चाहती। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी कांग्रेस पार्टी ने मुझे पुनः राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिए। मैं आज राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैंने अपना पर्चा दाखिल किया। मैं चाहता था मतदान
बैलेट पेपर से हो, क्योंकि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि माननीय चुनाव आयोग अगर 384 से ज्यादा भी होंगे तो वो एक कंट्रोल यूनिट और लगा के 24 और लगा देंगे, नागनी की 384 और फॉर्म भी भर दो तो वो ईवीएम से चुनाव कराएंगे। और फिर कहा कि चलिए अब ईवीएम से संघर्ष करेंगे। गुना का गुणा भाग। गुना लोकसभा सीट को सिंधिया परिवार की सीट माना जाता है, लेकिन 2019 के चुनाव में सीट पर बीजेपी के केपी यादव ने अपनी जीत दर्ज की थी। गुना से अब तक 9 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 1 बार जनसंघ, 1 बार स्वतंत्र पार्टी चुनाव भले ही जीती हो, पर दिलचस्प ये है कि अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में 4 चुनाव को छोड़ दिया जाए तो 13 बार जीत का परचम लहराने वाला कोई सिंधिया ही था। केंद्रीय सरकार का आशीर्वाद ही हमारे गुना क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, प्रफुल्लित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। आज जो संकल्प जनसेवा का हम सब ले रहे हैं, क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए, आज भारत अग्रसर हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। यहाँ बीजेपी से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लड़ने से देश भर की नजर इस सीट पर टिकी है। दरअसल बीजेपी में आने के बाद सिंधिया पहली बार यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वो खुद ही प्रचार का मोर्चा संभाले हुए हैं। अभी किसी राष्ट्रीय नेता की सभा यहाँ नहीं हुई है। विदिशा में मार्जिन की जंग। विदिशा के चुनाव में सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस, बल्कि सवाल ये है कि यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कितने मार्जिन से जीतेंगे। यह चर्चा इसलिए है क्योंकि इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और कांग्रेस इसमें सेंध लगाने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। शिवराज सिंह चौहान के मैदान में उतरने से ये सीट चर्चा में है। जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति का ये संकल्प पत्र है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 15 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं। व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने सुझाव दिए। सही अर्थों में ये जनता के लिए और जनता के द्वारा संकल्प पत्र है, जिसमें 2047 का भारत कैसा होगा इसका रोड मैप बनाया गया है। विकसित भारत ये हमारा लक्ष्य है और इसकी पूर्ति के लिए हर संभव उपाय है। चौहान 2004 में इस सीट से लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचित हुए थे। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अब फिर यहां से उतरे हैं। शिवराज के सामने कांग्रेस के पूर्व लोकसभा सदस्य प्रताप भानु शर्मा ताल ठोक रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के उम्मीदवार घोषित होने के बाद यहां के बीजेपी नेताओं ने एक बैठक में यह संकल्प लिया था कि इस बार विदिशा से 10 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से जीत दर्ज कराई जाएगी। लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान के लिहाज से महाराष्ट्र की 11 सीटें भी काफी अहम हैं। तीसरे चरण में 250 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, मगर सभी की निगाहें बारामती लोकसभा सीट पर टिकी होंगी। ये सीट इसलिए भी ज्यादा हाई प्रोफाइल बन गई है क्योंकि यहां पर शरद पवार के परिवार के बीच सीधी लड़ाई है। यहां पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का मुकाबला महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा से है, जो रिश्ते में उनकी भाभी लगती हैं। इसके अलावा 2 शाही वंशज भी अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोल्हापुर में कांग्रेस के उम्मीदवार शाहू छत्रपति और सतारा से बीजेपी के उम्मीदवार उदयन राजे भोसले शामिल हैं। सिंधुदुर्ग रत्नागिरी भी हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है और यहां से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे चुनावी मैदान में हैं। वंशजों और दिग्गजों के बीच के इस चुनावी जंग को लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। महाराष्ट्र में चुनावी घमासान। महाराष्ट्र में तीसरे चरण का मतदान कई लिहाज से अहम है। सुप्रिया सुले से लेकर शाहू छत्रपति नारायण राणे तक मैदान में है। बारामती से एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्ष के टिकट पर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से नारायण राणे के बेटे डॉक्टर नीलेश राणे और पोते विशाल पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर इस बार परिवार में दिलचस्प सियासी जंग देखने को मिल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने इस सीट से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को उम्मीदवार बनाया है।
तो एनसीपी पवार ने सुनेत्रा को टक्कर देने के लिए शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को उतारा है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के 48 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है और ये इस बार हाई प्रोफाइल सीट बना हुआ है। ये सिर्फ डराने के लिए करते, डराने की कोशिश करते, और जिस आरक्षण की आप मांग कर रहे हैं, मैं अभिमान से आपको कहना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम और भटके विमुक्त समाज को आरक्षण के बारे में अगर किसी ने बोला होगा तो आप रिकॉर्ड करके मेरा चेक करिए, सबसे ज्यादा मैं बोला। और ये मेरी मतलब मैं नहीं, हमारी एनसीपी की और कांग्रेस की लाइन है। आपको आरक्षण मिलेगा, जरूर मिलेगा, और हम सब अगर एक पूरा 1 महीना अच्छा काम करें तो 24 के मई में ही हम लोग आरक्षण ला सकते। सबका, मुस्लिम, सबका, मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम समाज, सबका आरक्षण का मुद्दा अगर हमारी सरकार आ गई तो ये हम फर्स्ट प्रायोरिटी से करेंगे। आपकी स्कॉलरशिप लागू होगी, आपका आरक्षण लागू होगा, और सबके लिए महंगाई पहली कम करेंगे, बेरोजगारी का आप काम करेंगे। इस सब में अभी बारामती में एक बड़ा नमो महारोजगार मेला हुआ था। अगर आप पेंडोल देखते तो आपने लाइफ में कभी, मैंने तो इतना बड़ा पेंडोल नहीं देखा। और मैंने पूछा खर्चा कितना हुआ इसका, तो किसी ने बोला मुझे करोड़, कोई लाख में बात ही नहीं करता आजकल। इसमें विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिनमें चिपलून, रत्नागिरी, राजापुर, कुडल, सावंतवाड़ी और कांकावली शामिल हैं। 2009 के चुनाव में कांग्रेस के नीलेश राणे ने यहां जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरी बार 2014 में शिवसेना के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। इस बार महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्ष के टिकट पर नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे और पोते विशाल पाटिल चुनाव मैदान में हैं। अहमदनगर में मुकाबला महत्वपूर्ण है। बीजेपी के सुजय विखे पाटिल का मुकाबला एनसीपी के विधायक संग्राम जगताप से है। रावेर में एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से का मुकाबला कांग्रेस के उल्लास पाटिल से है। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर पार्टियां फोकस्ड हो गई हैं। तमाम पार्टियां उन सीटों पर खास ध्यान देने वाली हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, खासकर हाई प्रोफाइल सीटें, जहां पर उम्मीदवारों के साथ ही पार्टियों की साख भी दांव पर लगी है। दिग्गजों, बागियों और वंशजों के बीच की जंग बेहद ही दिलचस्प होने वाली है और इसके लिए तमाम पार्टियां कमर कस चुकी हैं। दूसरे चरण के मतदान के बाद अहम सीटों को लेकर चुनावी घमासान तेज होने वाला है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। चुनाव में सारा दारोमदार वैसे तो मतदाताओं के मूड पर होता है, उनके मूड को भांपना एक बड़ा चैलेंज होता है। चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां की और फिर इसी के आधार पर जीत का दावा किया है। मगर इस बार चुनाव के बदले समीकरण ने पार्टियों की अपनी रणनीति जो है वो बदलने पर पार्टियों को मजबूर कर दिया है और वोटिंग ट्रेंड में गिरावट इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। वोटिंग ट्रेंड में दर्ज हुई कमी को देखते हुए पार्टियों के लिए कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है और इसलिए पार्टियां अब उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही हैं जहां पर जीत की पक्की गारंटी है। हाई प्रोफाइल सीटें इसमें सबसे अहम है। थर्ड फेज के दिग्गज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।